देवरानी का मिट्टी और जेठानी का शीशे का कमरा। मेरे शीशे के कमरे के अंदर वीडियो कितनी अच्छी बनती है ना। आधे से ज्यादा लाइक कमेंट तो मेरे शीशे के कमरे के लिए आते हैं। चलो, इससे मेरी एंगेजमेंट बढ़ती है। अरे अलीशा बहू, नीचे तेरी देवरानी के गृह प्रवेश की रस्म होने वाली है और तू है कि यहाँ पर वीडियो बना रही है। अपनी देवरानी की तुझे गृह प्रवेश की रस्म नहीं करनी क्या? मुझे अपनी गरीब देवरानी की ये गृह प्रवेश की रस्म करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो वैसे भी इस शादी से नाखुश हूँ। मैं कौन सा शादी से खुश हूँ? वो तो तेरे देवर ने जबरदस्ती हमें शादी के लिए मनवाया, वरना मैं क्या एक गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की को अपने घर की बहू बना सकती थी। चल अब नीचे आ जा, वरना आस पड़ोस के लोग और मेहमान 100 बातें बनाएंगे। जेठानी अलीशा मुंह बनाते हुए अपनी सास के साथ नीचे आती है और अपने गरीब देवरानी का गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश होते ही अलीशा अपने शीशे से बने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जहां घर की बड़ी बहू जेठानी यानी कि अलीशा का कमरा पूरा का पूरा शीशे का बना हुआ था, तो वहीं घर की छोटी बहू मनीषा यानी देवरानी का कमरा नॉर्मल था। मनीषा काफी ज्यादा भोली भाली थी। घर का सारा काम खत्म कर मनीषा जब अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी नजर अपनी जेठानी के शीशे के बने हुए कमरे पर पड़ती है, जिसे देख ये तो भाभी का कांच का बना हुआ कमरा है। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से इस कमरे को देखना चाहती थी। मनीषा कमरे में जाती है और पूरा कमरा देखने लगती है। अलीशा अपने कमरे में आती है और अपनी देवरानी को यूं अपने शीशे के बने कमरे में देख काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शीशे के कमरे में आने की? क्यों आई हो तुम? कहीं मेरे शीशे के कमरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं? नहीं भाभी, मैं तो बस आपका शीशे का कमरा देखना चाहती थी, इसीलिए आपके कमरे में आ गई। वैसे भी इस शीशे के कमरे के अंदर आने की तुम्हारी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है। हाय बड़ी, मेरे शीशे के कमरे के अंदर आने वाली। जानती भी हो ये शीशे का कमरा कितने लाख रुपए का बनवाया है? अलीशा ये कहकर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। मनीषा जब भी किसी काम से भी अपनी जेठानी के शीशे वाले कमरे में जाती, अलीशा उसकी बेइज्जती करने से जरा भी नहीं चूकती। मैंने उस दिन तुम्हारी इतनी बेइज्जती की थी और आज फिर तुम मुंह उठाकर मेरे शीशे के कमरे में चली आई। भाभी, मैं तो बस ये कपड़े रखने के लिए आई थी। ये कपड़े रखने का तो बस एक बहाना है। खुद की तो हैसियत है नहीं शीशे का इतना आलीशान कमरा बनवाने की। बार बार बस मेरा कमरा देखने का बहाना ढूंढती रहती हो। जाओ यहाँ से, या और बेइज्जती करूं मैं तुम्हारी। अपनी जेठानी की बात सुनकर मनीषा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। आज मनीषा अपनी सहेली पूजा से मिलने के लिए एक कैफे में जाती है। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरे साथ तो ये सब हो गया। सोचो मेरे पर क्या बीत रही होगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भोली सी दिखने वाली देवरानी एक दिन सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना जाने आगे क्या करेंगे हम लोग। पूजा की देवरानी तो भोली भाली दिखती है, फिर भी उसने भोलापन दिखाते हुए सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। और मेरी देवरानी भी तो इतने गरीब घर से है, कल को उसने भी ऐसा कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? इससे पहले ऐसा कुछ हो, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब अलीशा अपनी देवरानी के खिलाफ अपनी सास के कान भर देती है, जिसके चलते अब कलावती प्रॉपर्टी अपनी बड़ी बहू और बड़े बेटे के नाम कर देती है। मनीषा का पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, इसलिए वो इन सभी बातों से पूरी तरह से अनजान था। बंटवारे के बाद भी देवरानी को घर से बाहर निकालने लगती है। आपने बंटवारा कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप मुझे घर से तो मत निकालिए। आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? अरे माँ जी क्या कहेंगी? वो तो खुद नहीं चाहती कि तू इस घर में रहे। अब निकल मेरे घर से। अलीशा मनीषा को तकिया मार के घर से निकाल देती है। बेचारी मनीषा का शहर में कोई नहीं था, वो बेचारी जाए भी तो कहाँ जाए। इसलिए अब मनीषा अपने ससुराल के बगल में एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अभी तो गर्मी का मौसम बस शुरू हुआ और कमरे में कितना ज्यादा भपका हो गया है। इतनी देर से एसी चला रखा है, लेकिन जरा भी कमरे में ठंडक नहीं हुई है। शीशे का कमरा होने की वजह से अलीशा के कमरे में कुछ ज्यादा ही गर्मी रहती थी, जिससे अलीशा गर्मी से 24 घंटे परेशान रहती थी। वहीं मनीषा अपने मिट्टी के कमरे में काफी ज्यादा खुश थी। जब मैंने मिट्टी का कमरा बनाया था तो लगता था कि इसके अंदर कितनी ज्यादा गर्मी रहेगी, लेकिन इस मिट्टी के कमरे के अंदर कितनी ज्यादा ठंडक है। इस गर्मी में भी मुझे कूलर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। मनीषा अपनी मिट्टी के कमरे में रहकर भी काफी खुश थी।
थोड़ी बहुत जमीन पर गिरी हुई मिट्टी को साफ करने में मनीषा को ज्यादा वक्त नहीं लगता था। वहीं अलीशा को अपने शीशे का कमरा साफ करते हुए ये शीशे के कमरे इतनी ज्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, ऊपर से कबूतर पॉटी करते हैं। आधे घंटे से इन भागों को साफ कर रही हूँ, लेकिन ये साफ होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है पूरा दिन अपने कमरे की सफाई में निकल जाएगा। अपने शीशे के कमरे की बनी शीशे की खिड़की को साफ कर रही होती है कि तभी गलती से शीशे की खिड़की की वजह से अलीशा का हाथ पर शीशा लग जाता है और काफी खून निकलने लगता है। मेरा हाथ कितना खून बह रहा है। सफाई गई भाड़ में। लगता है डॉक्टर के पास जाकर पहले पट्टी करवानी पड़ेगी। आज कितने दिनों के बाद मैं दोबारा से वीडियो बनाने जा रही हूँ। कम से कम 4,500 वीडियो बना कर ही रहूंगी। अलीशा अपने शीशे के कमरे में वीडियो बना रही होती है कि तभी अचानक अलीशा के शीशे के कमरे की खिड़की टूटकर नीचे गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये नीचे कैसे गिर गई? लगता है वर्कर को बुलाकर नई खिड़की बनानी पड़ेगी। अलीशा खिड़की के टुकड़े को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। अलीशा अपने शीशे के कमरे का दिखावा करने के लिए मिट्टी के कमरे में जाती है। अरे जेठानी जी, आप इतने दिनों के बाद मेरी मिट्टी के कमरे में आई हैं। आइए आइए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी। इस टाइम मैं चाय नहीं, सिर्फ जूस पीती हूँ, और जूस की तुम्हारी हैसियत नहीं है। वैसे तुम्हारा ये मिट्टी का कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? और देखो तो मेरे पैरों में कितनी ज्यादा मिट्टी लग गई है। अभी मुझे अच्छे से जाकर नहाना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी अलीशा की आदत में जरा भी सुधार नहीं आया था। अपनी देवरानी की मिट्टी के कमरे का मजाक उड़ाकर अलीशा जैसे अपने शीशे के कमरे में आती है तो उसका पैर में छोटे छोटे कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। क्या मुसीबत है यार। उस दिन शीशे से हाथ कटा और अभी शीशे के टुकड़े पैर में चुभ गए। मैंने तो थोड़ी देर पहले ही सारे टुकड़े इतने अच्छे से साफ किए थे। अलीशा, ये कुछ इम्पोर्टेंट फाइल है, मैं बेड पर रख रहा हूँ, थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा। ठीक है सुमित, आप यहाँ रख दीजिए। सुमित अपनी कंपनी की कुछ फाइल्स बेड पर रखकर चला जाता है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, काम करती हूँ, जाकर शावर ले लेती हूँ। अलीशा शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अलीशा के कमरे में बनी शीशे की खिड़की से सीधी धूप अलीशा के बेड पर गिर रही थी, जिसके चलते बेड पर रखे पेपर अब काफी ज्यादा गर्म हो गए थे और देखते ही देखते सभी पेपर्स में आग लग जाती है। पेपर्स में आग लगने के साथ साथ अलीशा का सारा बैंड भी जल जाता है। और जब अलीशा शावर लेकर बाहर आती है, ये क्या हो गया सुमित? सुमित, कहाँ है आप? जल्दी से आइए। अलीशा बाथरूम से पानी लाकर बेड पर डाल देती है। वहीं जल्दी से सुमित आता है और आग बुझाने में मदद करता है। और अब अलीशा की सास और पति उस पर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं। और बनाओ शीशे का कमरा। अब देख लिया शीशे का कमरा बनाने का नतीजा? बेड जला तो जला, साथ ही साथ मेरे बेटे का कितना नुकसान हो गया। जानती हो पेपर्स मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? सॉरी सुमित जी, माँ जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अलीशा की सास कलावती उस पर गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सुमित भी गुस्से में बाहर चला जाता है। अलीशा का बेड पूरी तरह से जल चुका था, इसलिए वो अपने कमरे में नहीं रह सकती थी। वहीं पहले जो कमरा उसकी देवरानी का था, अब वो स्टोर रूम बन चुका था। अलीशा के पास सोने के लिए अब कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो मजबूरन रोते हुए मिट्टी के घर में रहने वाली देवरानी के पास जाती है। जेठानी जी, क्या हुआ आपको? ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? अलीशा रोते हुए मनीषा को सारी बात बताती है। मनीषा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, शायद भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। पहले मैंने घर का बंटवारा किया और तुम्हें घर से भी निकाल दिया। तुम्हें मजबूरन इस मिट्टी के घर में रहना पड़ा, लेकिन इस मिट्टी के कमरे में रहकर भी तुम कितनी ज्यादा खुश हो, और मैं उस शीशे के कमरे में भी रहकर कितनी ज्यादा दुखी हूँ। मनीषा, मुझे माफ कर दो। भाभी, जो हुआ वो सब आपने जानबूझकर नहीं किया। आपको डर था कि आपसे कुछ मैं छीन ना लूं, और जब इंसान के पास कुछ ज्यादा ही बेहतर चीज होती है तो वो हमेशा सामने वाले को नीचा दिखाता है। ये तो हर एक इंसान का नेचर है। आप पहली इंसान नहीं है जिससे ये गलती हुई है। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। अपनी देवरानी की इतनी अच्छाई देख अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब वो अपनी देवरानी को वापस घर लेकर आती है और जो भी बंटवारे में उसे मिला था सब कुछ अपनी सास को दे देती है। और अब दोनों देवरानी जेठानी बिल्कुल एक जैसे नॉर्मल कमरे में हंसी खुशी रहती हैं। यकीन नहीं होता कि 2025 की होली भी आ गई। सच में भाई, वक्त बड़ा ही तेजी से जा रहा है। पता नहीं चलता अब तो कि कब साल लगता है और कब खत्म हो जाता है और कुछ नहीं बदलता। नहीं माँ, ऐसा नहीं है।
पिछले साल की होली और इस साल की होली में तो बहुत अंतर होने वाला है। पिछले साल बस आप, मैं और भैया ने ही होली मनाई थी, लेकिन अब तो हमारे साथ भाभियां भी होली मनाएंगी। वो तो है। वैसे बहुओं, अब जब तुम मेरे घर में आ ही गई हो तो अब मैं बड़े सालों के बाद सभी रिश्तेदारों को घर बुलाकर होली खेलूंगी। तुम लोग पकवान वगैरह बना लेना। जी माँ जी, होली के पकवान मैं बना लूंगी। देखो काव्या, मैं बड़ी हूँ और मैं गुजिया, पकौड़े, चने सब कुछ बहुत ही अच्छे बनाती हूँ, तो होली के पकवान तो तुम मुझे ही बनाने देना। अच्छा भाभी, वैसे मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं भी इतनी अच्छी ठंडाई और पकवान बनाती थी मायके में कि खाने वाले पूछते थे कि कौन से 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया। इसीलिए पकवान तो मैं ही बनाऊंगी। नहीं, मैं बनाऊंगी। बोला ना, मैं बनाऊंगी। दोनों बहुओं में ऐसे ही होली के पकवानों को लेकर लड़ाई और बहसबाजी होने लगी, जिसको देखकर दुर्गा बोली, अरे लड़ क्यों रही हो, तुम दोनों ही बनाना ना। देख काव्या बहू, शिखा बहू बड़ी है तो पकवान जैसे कि गुजिया, पकौड़े, चने, मिठाई वगैरह सब कुछ शिखा बनाएगी और तू सभी को ठंडाई बना कर देना। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। मैं ठंडाई ही लोगों को ऐसी बनाकर पिलाऊंगी कि वो लोग भाभी के पकवानों को तो देखेंगे भी नहीं। इस होली पर मेरा यही टारगेट रहेगा, सभी को भर भर कर ठंडाई पिलाना। चाहे जो भी हो, अपने पकवानों से सभी को इम्प्रेस तो मैं ही करूंगी। अगर सभी ठंडाई को भूल ना गए ना तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। दोनों ही देवरानी जेठानी के मन में बहस जाग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मन ही मन एक दूसरे के पकवानों को पीटने का प्लान बना लिया। देखते ही देखते होली का दिन भी आ गया और माँ जी, मैंने बाहर से पूरा आंगन ना साफ करके रंग वगैरह सजा दिए हैं। अब मैं रसोई में सभी पकवान बनाने जा रही हूँ। बहू, तू वैसे आज बना क्या रही है? माँ जी, मैं बनाऊंगी होली की जान, गुजिया, नमक पारे, बेसन के लड्डू, शक्कर पारे, पकौड़े, चने, दही भल्ले, पापड़ी चाट और चिप्स। आज सभी को मेरे हाथों के पकवान खाकर मजा आ जाएगा। माँ जी, मैं भी टब में रंग वगैरह घोल आई हूँ। अब मैं भी जाकर अपनी ठंडाई बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी ठंडाई भी कोई आसान नहीं बनती है। मुझे कितनी सारी बर्फ कूटनी है और साथ ही मुझे बादाम और काजू भी काट काट कर डालने हैं। दोनों बहू ऐसे बोलकर रसोई में आ गईं और अपने अपने पकवानों की तैयारी करने लगी। जेठानी शिखा पकवान बनाने के लिए बेसन वगैरह घोल रही थी, तो वहीं काव्या ठंडाई के लिए दूध नापने लगी। काफी मेहमान आने वाले हैं और होली पर तो हर कोई 5-5 लीटर भांग आराम से पी जाता है। हे भगवान, मुझे बहुत सारी ठंडाई बनानी पड़ेगी। सभी के लिए शायद इस बड़े भगोने में घुला हुआ बेसन ही सही रहेगा। अरे वाह, मेहमान आने शुरू भी हो गए। नमस्ते दुर्गा जी। अरे वाह, इस बार तो आपके घर का इंतजाम बाकी दिनों के आगे बड़ा ही अच्छा है। जी जी, वो तो होगा ही। इस बार मेरे घर में बहुएं जो है। खैर आप आइए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। दुर्गा ऐसे बोलकर रसोई में आ गई, जहाँ दोनों बहुएं लगी पड़ी हुई थी। अरे बहुओं, कुछ बना अभी तक या नहीं? हाँ माँ जी, अभी तो मैंने बस ये गुजिया ही बनाई है। आप आंटी के लिए यही ले जाओ। माँ जी, ये लगभग 20 गिलास ठंडाई भी तैयार है। आपको कितनी दूं? काफी मेहमान आ गए हैं, तो मुझे ये सारी ठंडाई और गुजिया दे दे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाकर सभी लोग होली खेलने लगेंगे, तो तुम दोनों आराम से बना लेना। दुर्गा अपनी बहुओं के बनाए हुए सारे पकवान और ठंडाई लेकर चली गई, जिसके बाद कितनी मेहनत से ये 20 गिलास ठंडाई बनाई थी और सारी की सारी एक ही झटके में माँ जी ले गई। अब मुझे दोबारा से इतनी ही और ठंडाई बनानी पड़ेगी। काव्या ने ऐसे बोलकर और भी काजू बादाम काटना और बर्फ वगैरह कूटना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिखा भी खड़ी हुई पकवान बना रही थी। अरे हाँ, थक गई रे। हाँ चलो, ये बेसन के लड्डू तो बन गए। अब जल्दी से नमक पारे और शक्कर पारे बना लेती हूँ। शिखा ऐसे बोलकर नमक पारे बनाने को खड़ी हुई ही थी कि तभी रसोई में उसकी नंद आई। भाभी, बाहर पकौड़े और लड्डू और मंगवाए जा रहे हो, ठंडाई भी चाहिए। अच्छा ठीक है, ले जाओ। शिखा ने मोहिनी को सारे पकवान दे दिए और मोहिनी एक बार फिर सारी ठंडाई ले गई। ये क्या शिखा भाभी, मुझे तो लगा था कि अब बस हम ये बनाकर रसोई से निकल जाएंगे और होली खेलेंगे, लेकिन ये लोग तो खाए पिए ही जा रहे हैं। भाभी, अभी और मेहमान आएंगे और टेबल पर भी रखने को पकवान चाहिए, इसलिए आप ठंडाई और पकवान और बना लीजिए, माँ ने कहा है। मोहिनी ऐसे बोलकर चली गई, जिसके बाद न चाहते हुए भी दोनों बहुओं को फिर से ठंडाई और पकवान बनाने पड़े। हे भगवान, मैंने कई 100 गिलास ठंडाई बना दी है। अभी और कितनी ठंडाई बनानी पड़ेगी? मेरा भी बाहर जाकर होली खेलने का मन कर रहा है। सही कहा, ये लोग कितने अच्छे से होली खेल रहे हैं ना काव्या। दोनों बहुएं रसोई से बाहर देखने लगीं, तो वहीं बाहर की तरफ
ननद जी, आपको याद नहीं है जब मेरी शादी हुई थी तो मैं होली पर कैसे तुम्हें लाल गुलाबी रंगों से रंग देती थी। आज भी मुझ में वैसी शरारती और फुर्ती है, बच सको तो बच लो। नहीं भाभी, आज तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। फ्रेंड्स, ठंडाई कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना। चलो 2-2 ग्लास और ठंडाई पीते हैं और फिर होली खेलेंगे। नहीं यार, मुझे तो बेसन के लड्डू, दही भल्ले और शक्कर पारे अच्छे लग रहे हैं, मैं तो वही खाऊंगी। ऐसे ही कोई खाने में मगन था तो कोई पीने में। शिखा और काव्या के पति शेखर और कार्तिक भी बड़े मजे से ही होली खेल रहे थे और वहीं रसोई में होली खेलने को दोनों बहुएं तरस रही थी। ऐसे ही उन्हें पकवान और ठंडाई बनाते बनाते सुबह से दोपहर हो गई। 450। हे भगवान, मैंने अभी तक 400-500 ग्लासों की ठंडाई बनाई है, अब और नहीं बना सकती। पूरा 15 किलो तेल मैं खर्च कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक पकवानों की पूर्ति नहीं हो रही है। काव्या, लगता है फ्लो में आकर पकवान और ठंडाई की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर लेकर बड़ी वाली गलती कर दी। ये काम तो गले ही पड़ गए हैं, अब तो होली खेल ही नहीं पाएंगे हम शायद। सही कह रही हो भाभी, अगर हम दोनों इन कामों को मिलकर करते और सारा काम अपने जिम्मे ना लेते तो हम भी त्योहार मना पाते, लेकिन यहाँ तो हालत खराब ही है। दोनों बहुएं अभी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी उनकी सास रसोई में आई और बोली, बहुओं, बाहर नमक पारे और ठंडाई चाहिए, जरा मुझे बना कर दो। माँ जी, आप मजाक मत कीजिए, हम दोनों सुबह से ठंडाई और पकवानों में ही उलझे पड़े हैं और अभी भी आपको और ठंडाई और पकवान चाहिए। माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। अरे माँ जी, हमारा भी तो मन है अपने हाथों के पकवान खाकर होली खेलने का। आप तो पूरी होली रसोई में ही गुजरवा रही हो। हाँ बहू, मैं मानती हूँ कि तुम्हें यहाँ रसोई में खड़े खड़े काफी देर हो गई, लेकिन त्योहारों पर तो ऐसे ही काम किया जाता है। अब मुझ पर अपना गुस्सा मत उतारो, जल्दी से जो बोला है वो बना कर दो, बाहर सभी इंतजार कर रहे हैं। दुर्गा के आगे शिखा और काव्या की एक नहीं चली और फिर से उन बेचारियों को पकवान और ठंडाई बनाने पड़े, लेकिन अब उनका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। काजू बादाम काटते काटते हाथों के भी छाले हो गए। पूरे 500 ग्लास ठंडाई बनाई है आज मैंने, याद रखूंगी मैं ये बात। बस इन लोगों का ही पेट भरवाते रहो, हमारा तो त्योहार ही नहीं है। अब मैं कोई होली वोली नहीं मनाऊंगी, इनकी होली हो गई, इन्हें मुबारक। दोनों बहुओं ने ऐसे ही गुस्से में पकवान और मिठाई बना कर दी, जिसके बाद वो दोनों थक कर अपने अपने कमरों में चली गई। कुछ देर बाद पकवान वगैरह खाकर और 500 गिलास ठंडाई पीकर सभी मेहमान भी चले गए। जिसके बाद कार्तिक बेटा, शेखर बेटा, तुम दोनों की ही पत्नियों की आज होली नहीं हो पाई है। बेचारियों ने सारा दिन बस रसोई में ही गुजार दिया। अब तुम बाहर से ठंडाई और उनके लिए गुजिया वगैरह ले आओ, मैं उन दोनों को मना लूंगी। दुर्गा ने अपनी बहुओं के लिए बाहर से पकवान मंगवाए, जिसके बाद दुर्गा, मोहिनी, कार्तिक और शेखर उन्हें लेकर शिखा और काव्या के पास गए। वो सभी हॉल में बैठे हुए थे। चलो अब बस भी करो बहुओं, गुस्सा थूक दो, ये लो होली के पकवान खाओ। दुर्गा ने अपने हाथों से अपनी बहुओं को पकवान खिलाई, जिसके बाद इस तरह से गुस्सा नहीं करते, आओ हम सभी मिलकर होली खेलेंगे, जल्दी से बाहर आओ। पता है बहुओं, मैंने तुम्हें ये होली के काम जानबूझकर सौंपे थे ताकि तुम ये जान पाओ कि एक दूसरे का